नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोगों की एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक। तो इसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम चलाया गया है और इसके क्या अपडेट्स हैं इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आखिर ये है क्या। इसको NILP शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित एक केंद्र प्रायोजित पहल है। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 की, उसमें ही इसकी बात की गई थी, ठीक है। ये उल्लास उल्लास अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो एक प्रयास किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, उसके थ्रू ही ये उल्लास के माध्यम से कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। कार्यक्रम के माध्यम से सभी के लिए आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है। मतलब सारे लोग हैं जो लोग पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, किसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उन सबके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। जिसे पहले वयस्क शिक्षा के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, अडल्ट एजुकेशन भी इसको कह सकते हैं। कि जैसे पहले क्या होता था, किसी ने किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है ना, और फिर बाद में उनको अब है कि कुछ पढ़ना चाहिए या किसी क्षेत्र में उनको भी अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, तो उन सबको ध्यान में रखे जो वयस्क लोग हैं, मतलब जिनकी पढ़ाई की टाइम लिमिट लगभग खत्म हो चुकी है, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाए गए थे कि वो भी अच्छे से कोई नॉलेज ले पाए और उसका उपयोग कर पाए, ठीक है। तो इसका विजन मतलब क्या रखा गया, NILP का दृष्टिकोण कर्तव्य की भावना पर जोर देने के साथ भारत को सभी के लिए साक्षर, ठीक है। ये किस पे जोर देता है कि सभी के लिए साक्षर, मतलब जितने भी लोग हैं भारत में उन सबकी ही शिक्षा पे ध्यान इस पे दिया जाता है। इसे स्वैच्छिक रूप से लागू किया गया था, ठीक है। तो विजन समझ में आ गया आपको कि ये इसलिए बनाया गया NILP कि जो कैंडिडेट है इंडिया में, किसी वजह से अगर पढ़ाई छूट गई है तो उन सबको भी साक्षर बनाना, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य क्या रखे गए, तो NILP का लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIS द्वारा विकसित एक कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, OTLAS बोलते हैं, ठीक है, के माध्यम से सालाना 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के 1 करोड़ निरक्षरों को शिक्षित करना। अब इसमें एज लिमिट क्या रखेगी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि NILP में साक्षरों की उम्र क्या रखी गई है, तो आप सीधे से बताएंगे जो लोग 15 साल से बड़े हैं, उसके आगे के जो लोग हैं अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम 2022-23 से 2026-27 तक 1037.90 करोड़ की वित्तीय अपव्यय के साथ चलता है। मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था, 2022-23 में स्टार्ट हो गया था और कब तक ये लक्ष्य रखा गया है, 2026-27 तक। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य UNSDG 4.6 को प्राप्त करना है। तो कुछ UN के जो गोल रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें एक गोल है 4, ठीक है। उसी का 4.6 जो है कि सभी के लिए शिक्षा का होना, उस गोल को ध्यान में रखे इस प्रोग्राम को चलाया गया है, ठीक है। ये सुनिश्चित करना कि सभी युवा और वयस्क 2030 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करें। 2030 तक इसका लक्ष्य क्या रखा गया, SDG गोल। अब यहाँ पे SDG गोल नंबर भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गोल है जो अडल्ट एजुकेशन के लिए बनाया गया है, तो सीधे से बताएंगे 4.6, ठीक है। तो वयस्क के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। 2030 तक मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने वयस्क हैं जिन्होंने बाद में शिक्षा ली है, उनको बुनियादी मतलब जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो उनको आने चाहिए। मतलब बेसिक उनको चीजें आनी चाहिए, बेसिक पढ़ना लिखना, ठीक है। जो अपनी दैनिक दिनचर्या में चीजें यूज करते हैं उनको अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए, लिख पाए, या कहीं पे कुछ लिखा है तो उसको समझ पाए, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखें। तो यहाँ से जो ये वाले पॉइंट है, यहाँ से आपके
पांच छह क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका बनेगा कि इसके जो NILP के प्रोग्राम है वो कहाँ पे चलाएंगे, ओटलस, उसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और कितनी एज के लिए, तो 15 साल से अधिक के आयु के लिए जो निरीक्षक है, मतलब जिन्होंने पहले शिक्षा नहीं ली है किसी कारणवश, चलाया गया है। इस पे कितना फाइनेंस अगर बात की जाए तो 1,037 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। और ये जो SDG गोल है, सतत विकास लक्ष्य, उसमें कौन से नंबर पे आता है, 4, SDG गोल 4.6 पे, ठीक है। और ये कब तक रखा गया है कि जितने भी वयस्क हैं वो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सीख पाए, तो 2030 तक। तो यहाँ से आपके पांच छह क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद इसके मुख्य घटक क्या क्या है अगर हम लोग पूछे जाएंगे, तो कि बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, इसके बाद आवश्यक जीवन कौशल, मतलब अपने जीवन को उसमें जैसे कोई चीज अगर सीखेंगे तो उससे उनको है कि जॉब का भी रहेगा, कि वो जॉब उस चीज में कर पाए, है ना, जीवन कौशल, इसलिए कि उनकी जॉब लग पाए। इसके बाद व्यवसायिक कौशल, अपना कुछ व्यवसाय कर पाए। इसके बाद बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। तो ये मुख्य इसके घटक रहने वाले हैं। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि लाभार्थी की पहचान कैसे होगी। लाभार्थियों की पहचान मोबाइल ऐप का उपयोग करके डोर टू डोर सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है, और गैर साक्षर व्यक्ति भी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। एक तो इनकी कैसे की जाती है, एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसमें क्या घर घर जाके उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत जानता है इसके बारे में, कहीं सुना है, तो वो खुद भी रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अन्य प्रमुख पहलू क्या है, कार्यक्रम स्वयं सेवकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद NILP मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संचालित होता है, जैसे टीवी है, रेडियो, सामाजिक जागरूकता केंद्रों जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे आपने इसका पता और कैसे चल सकता है, टीवी लोग देखते हैं तो वहाँ पे ऐड वगैरह दिखाया जाता है, रेडियो में भी इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद जो सोशल मीडिया में इसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि लोगों को ये सब चीजों के बारे में पता चल पाए। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो NILP के तहत साक्षरता की नई परिभाषा क्या है। तो साक्षरता की परिभाषा है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार साक्षरता को अब डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे आवश्यक जीवन कौशल के साथ साथ पहचानने, व्याख्या करने, समझने और बनाने सहित पढ़ने, लिखने, समझने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहले साक्षरता क्या होती थी कि बेसिक लिखना पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल आपको पता है कि बहुत यूज होती हैं सारी चीजें, तो उन सबको ध्यान में रखे भी उस तरीके की चीजें उनको सिखाई जाएंगी। यही किसमें आती है, साक्षरता में आती है, ठीक है। एबिलिटी टू रीड, पढ़ पाए, लिख पाए, ठीक है। इसके बाद कोई चीज है तो उसको समझ पाए, ठीक है। कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, कोई सामान लेने गए हैं या कुछ भी, तो वो देख पाए कितने पैसे लगे, कितने वापस हुए, ये सारी चीजें जैसे छोटे बच्चे को मेन सिखाते हैं हम लोग, वैसे ही उसी प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे रख पाए। यहाँ पे ऐड क्या है कि वो ऐसे कुछ कौशल सीख पाए जिससे वो अपना व्यापार कर पाए, अपनी जीविका चला पाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पूर्ण साक्षरता। तो एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह से साक्षर माना जाता है जब वह 95% साक्षर होता है। तो पूर्ण साक्षरता कब होती है, जब कोई भी स्टेट जहाँ पे 95% लोग पढ़े लिखे हों, साक्षर हो, उसको ही पूर्ण साक्षरता माना जाता है। साक्षरता प्रमाणन मानदंड क्या है, एक गैर साक्षर व्यक्ति को FLN80 पास करने पर साक्षर माना जाता है। मतलब उनको पढ़ाया जाएगा, फिर उनका टेस्ट होगा, जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि उनको बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी आ गई है, उसका एक टेस्ट होता है। अगर वो पास कर लेते हैं तो माना जाएगा कि वो अब साक्षर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो FLNAT एग्जाम है, ये क्या है, ये परीक्षण बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है। तो ये टेस्ट होगा, मतलब जैसे मान लो कि 5 लोग ले लिए गए कैंडिडेट जो 15 साल से ज्यादा की उम्र के, जिन्हें किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दी, फिर उनको पढ़ाया गया, फिर जब उनको
वो सारी ट्रेनिंग देने के बाद उनका एक टेस्ट होगा चेक करने के लिए कि वो कितना सीखे। तो वही एक टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें पढ़ना लिखना संख्यात्मकता शामिल है। जो जिला शिक्षा प्रशिक्षणों जैसे DIIT, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग होते हैं यहाँ पे। इसके बाद है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यम से भाग लेने वाले राज्यों केंद्र राज्य प्रदेशों के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। तो ये हर जगह आयोजित किए जाएंगे इसका मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। इसके तो भाषाओं में परीक्षा आयोजित करके बहु भाषावाद का समर्थन किया जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ के लोग हैं अलग अलग लैंग्वेज में ये टेस्ट बनाया जाएगा, रीजनल लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद है कि अब हम लोग बात करेंगे भारत में साक्षरता से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। तो कम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 25.76 करोड़ निरक्षर है। मतलब अब देख लो 25.76 करोड़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई है। तो साक्षरता कार्यक्रम 2009-10 से 2017-18 द्वारा की गई प्रगति के बावजूद अनुमानित 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं। तो एक साक्षरता प्रोग्राम पहले भी चलाए गए थे इस प्रकार से 2009-10 के टाइम पे, जो 18 तक चले थे। उसको पूरा करने के बाद भी कितने लोग अभी भी निरक्षर हैं? 18.12 लोग निरक्षर हैं, जो NILP की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। तो जो NILP ये प्रोग्राम रखा गया है, इन पे इन्हीं लोगों पे मेन फोकस किया जाएगा, इनको भी साक्षर बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्या चुनौती आती है कि बजट की कमी। तो वित्तीय चुनौतियों का संकेत देते हुए वर्ष 2023-24 में NILP का बजट आवंटन 157 करोड़ रुपए से घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो बजट की कमी के कारण भी ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो पहले ये 2023-24 में कितना था? 157 करोड़। इसके बाद इसको घटाकर अभी इस बार कितना कर दिया गया? 100 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद और क्या चुनौतियां थी? लैंगिक असमानता। साक्षरता में एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर है जिसमें महिलाओं की अक्सर शिक्षा तक सीमित पहुंच होती है। पारंपरिक लिंग भूमिका आर्थिक कारक इस असमानता में योगदान करते हैं। मतलब महिलाएं कंपेयर टू मेन, क्योंकि ज्यादातर पहले से बोला जाता है कि लड़कियों को क्यों ही पढ़ाना है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें भी देखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद है शिक्षा की गुणवत्ता। कई भारतीय स्कूलों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, पुराने पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर खराब होती थी। मतलब अगर कुछ लोग पहले ऐसे हर जगह नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया था कि अगर स्कूल वगैरह में उस हिसाब से पढ़ाई होती नहीं थी, है ना। और इस वजह से भी लोग अच्छे से अपनी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी नहीं अ, पूरी कर पाते थे। इसके बाद उच्च ड्रॉप आउट दर, मतलब बच्चे जो एक साल जाते हैं शुरू में फिर छोड़ देते हैं पढ़ना, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से वंचित समूह है उनमें ये सब चीजें ज्यादा देखी गई। तो आर्थिक दबाव कई बच्चों को अपने परिवार की आय में योगदान करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है। पहले ऐसी चीजें हुआ करती थी। इसके बाद शैक्षिक सुधारों के लिए सरकार की पहल क्या क्या की गई है इन सबको। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग NPTEL ये प्रोग्राम बनाए गए। यहाँ से है कि आप ऑनलाइन ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में कोई नया स्किल सीख सकते हैं। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, प्रगति योजना, इसके बाद मध्याह्न भोजन योजना चलाएगी। इसमें मिड डे मील ने काफी सहयोग भी किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे अब उनके घर में खाने को नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे आके, इसलिए शिक्षा भी फ्री की गई है, आपको पता है। इसके बाद 6 से 14 साल तक की जो शिक्षा है वो इसीलिए फ्री की गई है, और खाने की व्यवस्था भी स्कूल में की गई है कि बच्चे उस वजह से स्कूल को ना छोड़ें, ठीक है। इसके बाद और भी चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाए गए। इसके बाद PM श्री स्कूल चल रहे हैं इस समय, है ना, तो आपको पता होगा इनके बारे में। आगे इन सब चीजों पे कैसे कैसे और काम किया जाएगा। तो समुदाय केंद्रित साझेदारी, हाशिए की आबादी के पहचान और उन्हें शामिल करने के लिए स्थानीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। मतलब समाज के जो भी लोग हैं, समुदाय के जो भी लोग हैं, उन सबको ही शामिल किया जाएगा कि इस चीज को और आगे बढ़ाया जा सके, इनमें हेल्प की जा सके, ठीक है। इसके लचीले शिक्षण मॉडल
दूसरा है तो पहुंच का विस्तार करने के लिए जो शाम की कक्षाएं, सप्ताहांत कार्यशालाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा। मतलब लचीले प्रोग्राम, मतलब जैसे अब जो लोग 15 साल से एज के हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपना कर रहे हैं, तो इस वजह से शाम में कक्षाएं लगाई जाएंगी, है ना। वो अपना काम करके आए उसके बाद कक्षाएं ले सकते हैं। इसके बाद जो वीकेंड होते हैं वहाँ पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके बाद है कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। अब डिजिटल सारी चीज चल रही है, सबका भी लाभ उठा सकते हैं, मतलब मोबाइल में भी आप चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं कि अब अगर लोग सीखना चाहें तो अच्छी से आराम से सीख सकते हैं। इसके बाद प्रोत्साहन और पीयर लर्निंग, तो एक दूसरे को कहते हैं कि सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझाना कि ये चीज जरूरी है, कि अगर ये कौशल आप कर लो, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी होंगी इसमें। इसके साझेदारी को मजबूत करना, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सरकारी एजेंसियां और निजी क्षेत्र के संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करना। ठीक है। तो सहयोग स्थापित करने से क्या होगा, मतलब जो लोकल एरिया के स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो सारे मिलके इस चीज पे काम करेंगे। इसके बाद निगरानी और मूल्यांकन। इसके बाद कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आकलन और डेटा संचालित निर्णय लेना। मतलब कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उस पे टाइम टू टाइम देखते भी रहना। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरा नेशनल लेवल तक। इससे क्या होगा कि पता चलेगा सारे जो प्रोग्राम जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं उस पे कैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है। मेन ये वयस्क जो शिक्षा है उसके लिए बनाया गया, एडल्ट एजुकेशन के लिए। उम्र कितनी है, 15 साल से ज्यादा के लोग जिन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है। 2030 तक है कि सारे लोगों को ही FLN मतलब फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी जो बेसिक चीजें होती है वो उनको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जैसे आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें ये सारी चीजें आती हैं। और जैसे अलग से भी कभी कभी प्रोग्राम पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं कि टीचिंग में ही आती है, कहीं अलग भी पूछ सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन या फिर आपके कोई वैसे एग्जाम होते हैं जैसे स्किल वाले होते हैं, वोकेशनल कोई उसमें भी ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और जैसे कि आपकी थोड़े दिन की क्लासें बंद हुई थी, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आपको डेली एक क्लास इससे रिलेटेड मिल जाए जो एजुकेशनल करंट अफेयर है। और इसके अलावा आपको कोई लगता है कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को शेयर करिए जिससे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां तक क्लासेस पहुंच पाए। ये सारी क्लासेस फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।